जी दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू आपका चैनल मिरर अप स्टार पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोग का मॉक टेस्ट नंबर 3 का पेपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आज लाए हैं आप लोग का मॉक टेस्ट नंबर 4 का क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल चलाने वाले व्यक्ति जब मोड़ लेते हैं तो वो मोड़ की तरफ क्यों मुड़ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जब कोई भी व्यक्ति जब साइकिल चलाता है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसे साइकिल चला है, रोड पर लेकर जा रहा है, और ऐसे यहाँ पर जब भी टर्निंग करेगा तो जो इसका सेंटर होगा, जो इसका केंद्र होगा, वो केंद्र की तरफ क्या होगा, मूविंग करेगा, यानी कि टर्निंग मतलब कि झुक जाएगा। और जब वो क्यों झुकता है, क्योंकि जो उसका गुरुत्व केंद्र के आधार पर जो बल लगता है वो अधिक लगता है। क्यों अधिक लगता है कि जब बल अधिक लगेगा तो साइकिल क्या होगी, गिरने से बच जाएगी। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बोलता है कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उससे गिरने से बचाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। देखिए दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन बनता है कि दूध से क्रीम निकालने या वॉशिंग मशीन जो वॉशिंग मशीन जो काम करती है वो कौन सी बल से काम करती है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्रीय बल पर क्या करती है, दोनों ये काम करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर राइट इसका ए नंबर हो जाएगा। उसी पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। बोलता है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ता है पत्थर पर, तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा या इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, न द्रव्यमान बदलेंगे और न ही भार बदलेंगे। देखिए दोस्तों, जब कोई भी वस्तु जब चांद की सतह से जब हम नीचे लाते हैं तो उसका क्या होता है कि जो भार होता है वो बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ बात है जो हम लोग जान लेंगे। तो जब जान लेंगे तो ये क्वेश्चन को अपने आप से ही कर देंगे। जब लिफ्ट की तरफ यदि हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा जो भार होता है अपने भार से अधिक में महसूस, यानी कि प्लस में महसूस होता है। और जब हम लिफ्ट की त्वरित गति से जब नीचे आते हैं तो अपने भार से क्या होता है, उसका माइनस, यानी क्या हो जाएगा इसमें माइनस में, यानी कि माइनस में उसका महसूस होता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोला है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो 53 नंबर क्वेश्चन है कि जब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति अपना भार कम अधिक महसूस करता है। देखिए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट में बैठा रहेगा और लिफ्ट अपने त्वरित गति से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उसमें क्या होगा, हमारा भार जो होगा अधिक महसूस पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। उसी पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कब कम अनुभव होता है। तो ऐसे कब होता है कि जब क्या होता है कि जब लिफ्ट अपने त्वरित गति के साथ क्या होती है, नीचे की तरफ आती है। यानी कि कौन सा हो जाएगा, 54 का क्वेश्चन हो जाएगा। तो 54 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या होता है, अभी आपको बताया कि जब लिफ्ट में व्यक्ति जब अपने त्वरित गति से नीचे की तरफ आएगा तो माइनस में, यानी कम में महसूस होता है, और जब ऊपर की तरफ जाता है तो अधिक में महसूस होता है। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है। तो देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भाग होता है उन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण भाग का 1/6 होता है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि यदि मान लीजिए कि कोई वस्तु अगर यहाँ पर 60 kg है, मान लीजिए कि पृथ्वी पर कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 kg का है, और यदि वो चले जाएगी चंद्रमा पर कितना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 छक्का 60, यानी टोटल कितना हो जाएगी, ये 10 kg का हो जाएगी। कितना kg का, 10 kg का, 1/6 होता है। उसी प्रकार 56 नंबर क्वेश्चन है कि लोलक की काल अवधि, बोला कि जो लोलक की काल अवधि होती है वो किस पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, जो लोलक की काल अवधि होते हैं, अगर लंबाई जितना अधिक होगा तो उसका क्या होगी, उसका समय ज़्यादा लगेगा। यानी कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। जब घड़ियाँ चलती है लोलक वाली तो गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, उसका सुस्त होने का कारण यही होता है कि लोलक की जो लंबाई होती है बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है भी बढ़ जाता है। जब लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, समय भी तो अधिक लगेगा ही, इसलिए क्या होता है कि जो गर्मी में जो सुई होती है क्या होती है, सुस्त हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसमें बोला है कि अगर किसी भी लोलक लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्त काल में क्या वृद्धि होती है। इसका क्या होता है, वृद्धि जो होता है 1/2 हो जाता है। मतलब कि अगर 4% रहेगा तो इसका 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2% क्या होगा वो बढ़ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा देखिए दोस्तों, तो 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्त काल क्या होगा 4% बढ़ जाएगा। यानी कि देखिए 2 ये बढ़ गया और पहले से कितना था 4 था, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2 बढ़ गया। तो यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। उसी प्रकार लेकर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि पारस्व विकृति तथा अनुधर्ज विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है प्वासो बराबर सूत्र है। तो दोस्तों प्वासो इक्वल सूत्र होता है कि विकृति बाई पारस्व विकृति बाई अनुधर्ज विकृति, क्या होता है अनुधर्ज विकृति। तो देखिए दोस्तों, जो इसी को बोला है कि पारस्व विकृति और अनुधर्ज विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो कौन सा अनुपात कहते हैं, तो प्वासो का अनुपात कहते हैं कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जो वर्षा की बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि जो वर्षा का बूंद होती है तो वो गोलाकार होती है। कैसे होती है, गोलाकार होती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि उसकी जो सतह का तनाव होता है, सतह के तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण होता है। यानी कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर क्यों चढ़ता है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कोई बत्ती हो गई, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बत्ती हो गई, तो यहीं से बत्ती जा रही है। तो ऐसा होता है कि जो इसमें तेल होता है, तो वही बोला है कि तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर क्या होती है कि जो तेल नीचे रहती है, तेल क्या रहती है नीचे रहती है। पूरा ये क्या है, ये तेल है और यहाँ पर क्या है, ये बत्ती लगा है और यहाँ पर जलेगी। तो इसमें क्या होता है कि जो नीचे का तेल होता है बत्ती के स्रोत से क्या होता है कि ऊपर की तरफ चढ़ दी जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो ऐसा जो होता है तो किसकत्व के क्रिया के कारण क्या होता है, जो तेल होती है बत्ती के अनुसार ऊपर चढ़ती है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट बी हो जाएगा। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है कि श्यानता की इकाई क्या है। तो जो श्यानता की इकाई होता है दोस्तों प्वाइज होता है। क्या होता है, प्वाइज होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर उसका ए राइट हो जाएगा। और जो दाब का सही मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। ये तो जानते ही हैं हम लोग। इसलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कि उत्प्लावता से संबंधित वैज्ञानिक है। बोला है कि उत्प्लावता का संबंध, यानी कि उत्प्लावता का जो संबंध है कौन से वैज्ञानिक से है, तो उसको दोस्तों जो उत्प्लावता होता है उसको आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही संबंधित है। यानी कि आर्किमिडीज से है। यानी वैज्ञानिक कौन सा है, आर्किमिडीज। और सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। मतलब आर्किमिडीज जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, तो जो आर्किमिडीज थे ग्रीस के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर उसका डी राइट हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। जो ध्वनि चलती है, तो जो ध्वनि चलती है वो कैसी, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है, अनुधर्ज होती है, या अप्रगामी होता है, या विद्युत के चुंबकीय होता है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कि जो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है वो अनुधर्ज होती है। कैसे होती है, अनुधर्ज होती है। और जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन आ जाएगा कि जो प्रकाश का प्रकृति पूछेगा तो वो हो जाएगा अनुप्रस्थ होगा। और यदि यहाँ पर ध्वनि पूछा है तो उसमें क्या होगा, अनुधर्ज होगा। देखिए दोस्तों, इसका एक ट्रिक इसमें लग सकता है कि यहाँ पर आधा ध है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, आधा ध रहेगा। इसी ट्रिक से हम याद कर लेंगे कि ध्वनि तो अनुधर्ज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपने उड़ान पथ में अवरोधक की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं। जब जो चमगादड़ होता है जब उड़ान भरता है तो उस समय कौन सी तरंग का इस्तेमाल करता है, तो उस समय जो प्रस्रव्य तरंग होता है उसी के चमगादड़ इस्तेमाल करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, मतलब जो प्रस्रव्य ध्वनियाँ होती है दोस्तों, तो उनका आवृत्ति कितना होता है, तो उनका जो आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से प्लस होती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। उसी पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो ध्वनि तरंगी होती है वो कैसे चलती है, लंबवत चलती है या तिरछी चलती है या आंशिक लंबवत चलती है, आंशिक तिर्यक चलती है या कभी कभी लंबवत या कभी कभी तिर्यक चलती है। तो जो देखिए दोस्तों, जो ध्वनि तरंगी होती है कभी भी चलती है तो क्या चलती है, लंबवत ही चलती है, मतलब कैसा चलती है, सीधे ही चलती है, कभी मतलब तिरछे नहीं चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट ए हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगी की आवृत्ति क्या होती है, मतलब कौन सा ऐसा ध्वनि तरंग की परिसर होता है जिसको सुन सकते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को क्या करते हैं, सुन सकते हैं। उसी प्रकार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होती है। अगर ध्वनि में यदि कोई भी हम दाब को बढ़ाकर कितना भी यदि हम कर देंगे तो जो ध्वनि का चाल होता है उसमें कोई प्रभाव नहीं होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर उसमें बी हो जाएगा, यानी कि 332 मीटर प्रति सेकंड ही उसका रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इसलिए कि जो ध्वनि का जो चाल होता है, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ध्वनि की चाल होती है उसमें नो परिवर्तन होता है, क्या होता है, नो चेंजिंग होता है, नो चेंजिंग होता है, उसमें कोई चेंजिंग होने का प्रश्न नहीं है। उसी पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्वनि की चाल अधिकतम कब होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम कब होती है। देखिए दोस्तों, जो ध्वनि की चाल होती है सबसे अधिकतम होती है इस्पात में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस्पात में, जिसको हम लोग अभी कभी काल इस्पात न बोल करके यहाँ पर बोल देगा ठोस भी बोलता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक कब होती है, तो ठोस में क्या होती है, सबसे अधिक होती है, तो कितना होती है दोस्तों, तो वो होती है 5130 होती है, कितना होती है, 5130 होती है। और अगर पूछेगा कि द्रव में कितना होती है, तो देखिए दोस्तों, जो द्रव में होती है ध्वनि की चाल, जो द्रव में होता है तो द्रव में ध्वनि की चाल होता है 1450 होता है, और गैस में बोलेगा तो गैस में होता है 332, और यदि ठोस में बोलेगा तो ठोस में से क्या होगा, सबसे अधिक, यानी कि कितना होगा, 5130 होगा। इसीलिए बोलता है दोस्तों कि कभी ऑप्शन में ठोस न देकर कभी इस्पात देता है, जो इस्पात भी क्या होता है वो ठोस ही होता है, तो इसलिए बोलता है कि ध्वनि की चाल अधिकतम कब होती है, तो इस्पात में सबसे अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, बोला है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो 332 मीटर प्रति सेकंड है। वायु देखिए दोस्तों, अभी आपको बताए थे ऊपर वाले क्वेश्चन में कि वायु क्या है, वायु एक प्रकार का गैस है, वायु क्या है, गैस है। तो गैस में कितना बोले कि गैस में कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट ए नंबर राइट होगा। उसी पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई 100 डेसिबल का, यानी कि देखिए दोस्तों, जो 100 डेसिबल का, डेसिबल से क्या करते हैं हम लोग, तो डेसिबल से क्या करते हैं, ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। तो बोला है कि जो 100 डेसिबल का शोर होगा, यानी कि ध्वनि होगा, उस क्या इंडिकेट करता है। देखिए दोस्तों, जो 100 डेसिबल का होता है वो गली के शोरगुल को आवाज़ करता है, मतलब गली में जितना शोरगुल होता है वो लगभग हमारे 100 डेसिबल के के बारे में, मतलब कि प्लस में या थोड़ा सा माइनस में ही आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर राइट हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो लास्ट क्वेश्चन है कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों कि यहाँ पर सितार भी बज रहा है और यहाँ पर ध्वनि भी बज रहा है, तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कि सितार भी बज रहा है और एक तरफ बांसुरी बज रहा है, तो देखिए दोनों में से ध्वनि निकलेगी। तो जब ये दोनों का जो ध्वनि निकलेगी, यहाँ पर जो यहाँ पर दोनों का साउंड है,
जो साउंड है दोस्तों, तो इस साउंड को हम लोग कैसे मतलब इसमें अंतर को कारण को स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ऐसा होता है सितार और बांसुरी के साउंड का जो अंतर होता है वो केवल ध्वनि को गुणता से ही हम लोग प्राप्त यानी कि अंतर को उसको बता सकते हैं कि सितार का जो ध्वनि होता है ऐसा होता है और बांसुरी का ध्वनि होता है जो ऐसा होता है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट डी नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। उसी प्रकार देखिए आप लोग का आज टेस्ट का क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो यदि इस वीडियो का आप लोग को अच्छा लगा होगा या आप लोग का एग्जाम से अगर हेल्पफुल होगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। इसलिए आप लोग को इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।